आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। नाज़रीन, मैं हूं इमरान खान और आइए बात करते हैं दुनिया भर की खबरों की। इसराइल फिलिस्तीन तनाज़े के हवाले से इन दिनों मशरिक़ वस्ता में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर खास जेरेड कुशनेर के दौरे के बाद बरतानिया के प्रिंस विलियम्स भी इसराइल पहुंच चुके हैं। उधर वाशिंगटन में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला और अमेरिकी सदर की मुलाकात हो रही है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अरब ममालिक के लीडरान कुशनेर के मुजव्वजा मंसूबे को लेकर काफी पुरुम्मीद है और इस मामले में फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास को नजरअंदाज किए जाने की अमेरिकी पॉलिसी पर भी कोई एतराज नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर मुशीर और दामाद जेरेड कुशनर और जेसन ग्रीनबेल्ट के मशरिक़ी वस्ता के दौरे के साथ ही इसराइल फिलिस्तीन तनाज़े के हल की बाज़गश्त फिर तेज हो गई है। अमेरिकी सदर ने तारीखी और मजहबी नौयत के इस तनाज़े को हल करने का जिम्मा इन दोनों को ही सौंपा है। कुशनेर और ग्रीनबेल्ट का गुज़िश्ता दौरा इसी हवाले से था। एक हफ्ते के इस दौरे में दोनों ने इसराइली वजीर आज़म के साथ साथ सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र और कतर के रहनुमाओं से मुलाकात की। इसराइली मीडिया के मुताबिक चारों अरब रियासतें इसराइल फिलिस्तीन तनाज़े के हवाले से अमेरिकी कोशिशों की पूरी हिमायत कर रहे हैं। साथ ही साथ कुशनर और ग्रीनबेल्ट से मुलाकात न करने पर इन ममालिक ने फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास की तनकीद भी की। वाज़ेह हो कि यरूशलेम को इसराइली राजधानी तस्लीम करने के बाद फिलिस्तीन ने अमेरिकी सलाहकारों के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया था। ट्रंप इंतजामिया के हालिया फैसलों के पेश नज़र फिलिस्तीन अमेरिका पर जानिबदारी का इल्जाम लगाता रहा है। दौरे के दौरान कुशनर के इस बयान ने और तलखी बढ़ा दी, जिसमें कहा गया कि खित्ते में अमन कायम करने का मंसूबा तैयार है और फिलिस्तीनी सदर इस मंसूबे से राजी हों या न हों, इसे बहरहाल लागू किया जाएगा। फिलिस्तीन का कहना है कि जोर जबरदस्ती से और महमूद अब्बास को नजरअंदाज करके तनाज़े का हल निकालना नामुमकिन है। Mr. Kushner's interview today in Al-Quds newspaper further clarified that the United States administration of President Trump has actually moved from the squares of negotiations to the squares of dictations. They are determined to dictate a solution. They walked away from the negotiating table. फिलिस्तीनी अथॉरिटी का इल्जाम है कि अरब ममालिक के जरिए मकामी लीडरशिप पर दबाव बनाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक महमूद अब्बास के तई अमेरिकी रवैये से सऊदी अरब, मिस्र, यूएई और जॉर्डन को भी कोई एतराज नहीं है। इसराइल नवाज मीडिया के मुताबिक अरब लीडरान ने आज़ाद फिलिस्तीन रियासत और मशरिक़ी यरूशलेम को इसकी राजधानी बनाए जाने के मुद्दे पर भी ज्यादा जोर नहीं दिया। खबरों के मुताबिक कुशनर ने अरब लीडरान को यकीन दिलाया है कि मुजव्वज़ा मंसूबे से फिलिस्तीनी अवाम के मफाद को नुकसान नहीं पहुँचेगा। ऐसी भी खबर है कि फिलिस्तीनी क़यादत के मौजूदा रुख की जॉर्डन और मिस्र ने सख्त तनकीद की है। वाज़ेह हो कि जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। पीर के रोज उन्होंने वाशिंगटन में अमेरिकी सदर से मुलाकात भी की। ज़राए के मुताबिक क़िबला अव्वल के कस्टोडियन शाह अब्दुल्ला और ट्रंप के माबैन भी इसी मुद्दे पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में हलीफ ममालिक के साथ मिलकर बहुत सारे काम हो रहे हैं। I can only say this, and His Majesty knows we're doing very well in the Middle East. A lot of progress has been made in the Middle East, a lot, and it really started with the end of the horrible Iran deal. That deal was a disaster, and things are a lot different since we ended that. A lot different. गौरतलब है कि कुशनेर के बाद बरतानिया के प्रिंस विलियम्स भी मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं। जॉर्डन का दौरा खत्म करके वो इसराइल पहुंच चुके हैं। उसके बाद उनका फिलिस्तीन जाने का भी प्रोग्राम है। इन दौरों से इलाकों में सियासी सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। सियासी हलकों में भी इस दौरे को काफी अहमियत दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो इसराइल फिलिस्तीन तनाज़े के हवाले से मशरिक़ वस्ता में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं और जिस तरह से एक कोशिश शुरू हुई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर खास जेरेड कुशनेर के दौरे के बाद बरतानिया के प्रिंस विलियम्स भी इसराइल पहुंचे हैं। उधर वाशिंगटन में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला और अमेरिकी सदर की मुलाकात हो रही है। तो इसराइली मीडिया के मुताबिक अरब ममालिक के लीडरान कुशनेर की मुजव्वज़ा मंसूबे को लेकर के काफ़ी पुरुम्मीद हैं और इस मामले में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को नज़रअंदाज जिस तरह से किया जा रहा है, जो अमेरिकी पॉलिसी है
उस पर भी अरब लीडरान को कोई खास एतराज नहीं है। लेकिन खास तौर से फिलिस्तीन का कहना है कि महमूद अब्बास को इस पूरी बातचीत में शामिल किए बिना किसी भी तरह की तजवीज़ या हल का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन बड़ी बात है कि लगातार ये दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि फिलिस्तीनी अवाम के मफाद मजबूत रहेंगे, कहीं भी इससे मुतासिर नहीं होंगे। ऐसा हल तलाशने की, ऐसी तजवीज़ लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलिस्तीन के सदर को नज़रअंदाज किया जाना बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन ने साफ कर रखा है कि ख़ास तौर से इजराइल की राजधानी यरूशलेम को अमेरिका और कई मुल्कों के ज़रिए तस्लीम किए जाने के बाद, कुछ मुल्कों के ज़रिए तस्लीम किए जाने के बाद वो तब तक कोई बात नहीं करेगा जब तक कि वो अपने एहतजाज को जाहिर करता रहेगा। इसलिए जब उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है तो फिर ये बातचीत किस सिमत में बढ़ेगी ये देखना ज़रूर दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से पूरा उलझा हुआ मसला है और सदियों पुराना ये मसला है, इसको लेकर के क्या हल है अमेरिका के पास, और जिस तरह से सफ़ीर ख़ास जो कि जेरेड कुश्नेर हैं और डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर ख़ास तो हैं ही, बरतानिया के प्रिंस विलियम भी इसराइल पहुंच चुके हैं, तो इस तरह के दौरे कई इशारे दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ फजलुर रहमान साहब जुड़ गए हैं जो कि मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं और उनसे बात करेंगे। कुश्नेर और ग्रीन बेल्ट ऐसा क्या लेकर जाएंगे, ऐसी क्या तजवीज़ पेश कर सकते हैं जिससे कि इसराइल फिलिस्तीन का तनाज़ा हल होने की उम्मीद की जाए? देखिए जनाब, पहली बात तो ये है कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में किसी तरह का मुकालमा या नेगोशिएशन नहीं है। ये जो पूरी की पूरी विजिट है, ये ट्रंप की मुहिम है, ये एक तरह का इम्पोजिशन है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी डायलॉग या किसी भी मीडिएशन में जो मेन पार्टी है उसको इनवाइट नहीं किया गया है। उसने पहले से ही कह रखा है, पैलेस्टाइन अथॉरिटी ने, उनके प्रेसिडेंट महमूद अब्बास साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हमें अब यकीन नहीं है उनकी मीडिएशन पे या उनकी किसी तरह की जो थर्ड पार्टी का रोल हमेशा अमेरिका प्ले करता रहा है। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब हमारे लिए वो ट्रस्टवर्थी नहीं है। तो मेरी नजर में इस तरह का कोई भी नेगोशिएशन, कोई भी एग्रीमेंट, जैसे ट्रंप साहब बहुत ही जोर शोर से कह रहे हैं कि ये सदी की डील होगी, अल्टीमेट डील होगी जी, तो जो मेन एक्टर है जब तक कि आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे और जब तक कि किसी भी नेगोशिएशन का मामला ये होता है कि आपको दोनों पार्टी का ट्रस्ट चाहिए होता है। एक पार्टी बिल्कुल आप यकीन नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जितनी भी सारी नेगोशिएशन है, चाहे कितना भी सफर कर लें, चाहे कितनी भी डील कर लें या कितनी है, उसमें लगता है मुझे कि ऑनेस्टी, कमिटमेंट और सिंसियरिटी और जस्टिस की कमी है पूरे के पूरे प्रोसेस में जी। तो मुझे बहरहाल अब तक कोई उम्मीद नहीं दिखती कि कोई भी पीस होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी, या उसमें दोनों पार्टियों को इक्वली तौर पे देखा जा रहा है और दोनों को एक इक्वल पार्टनर माना जा रहा है। जी, महमूद अब्बास को साइडलाइन करके कोई काबिल कबूल हल निकालना मुमकिन है क्या? जैसे कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर ये लोग कोशिश कर रहे हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ रास्ता निकलेगा? नहीं, देखिए सवाल ये कि ये कोशिश नहीं है। मैंने पहले कहा आपसे कि पूरी की पूरी तक इम्पोजिशन है। इनसे किसी भी नेगोशिएशन में जो बातें बीच में आती हैं उससे ज्यादा अहम होती हैं। अगर नेगोशिएशन से पहले कोई शर्त रखते हैं आप हैं, आपको याद होगा 3 नुकात बहुत अहम हैं। वेस्ट एशिया में वो जो वेस्ट बैंक में सेटलमेंट का मामला है, जो रिफ्यूजी की वापसी है और जो जेरूसलम का स्टेटस है, इन तीनों पे साफ कह दिया गया है कि इस पे इजराइल किसी तरह की बात नहीं करेगा, सेटलमेंट कंटिन्यू रहेगा। ट्रंप साहब ने पहले इशारा कर दिया है कि जेरूसलम जो है उनकी इटर्नल कैपिटल है और रिफ्यूजी का रिटर्न नहीं होगा। तो ये 3 अहम मुद्दे जिसपे पिछले 50-60 साल 70 साल से जब बातें हो रही हैं, उसको अगर दरकिनार करके किस तरह का नेगोशिएशन, किस तरह का एग्रीमेंट और किस तरह का हल चाहते हैं, इसमें चाहे अब्बास साहब हो, चाहे हमास हो, चाहे जो रीजनल पार्टी हो, फॉर एग्जाम्पल जॉर्डन से बहुत एक्टिव है, इजिप्ट एक्टिव है, इन लोगों की ये भी नहीं डेयर कर सकते, ये भी इनके पास इतनी वो नहीं है कि आखिर किस बात का नेगोशिएशन, किस तरह का ये पीस प्रोसेस है, जो कि जो इशू फिलिस्तीन के लिए बहुत ही हसास, बहुत सेंसिटिव है, अगर उसको दरकिनार करके मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक वेस्टर्न हेजेमोनिक पावर का इम्पोजिशन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजलुर रहमान साहब अपनी बात रखने के लिए जी सलाम पर। और सऊदी अरब की क़यादत वाली इत्तेहादी फ़ौज के हवाई हमले में 9 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 20 से ज़्यादा अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। यह हमला राजधानी सना के शुमाल में वाक़ अमरान शहर में हुआ है। मकामी ज़राए के मुताबिक हमले में हलाक हुए लोगों में ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। यानी शाहिदीन के मुताबिक जिस वक्त हमला हुआ सारे लोग अपने घरों में थे और हमले से पूरा इमारत
जो थी वो मलबे में तब्दील हो गई। हमले में आसपास के घरों को भी नुकसान हुआ है और इसकी जद में आने से कई लोगों को चोटें भी आई हैं शदीद तौर पर। इसके अलावा एक मिलिट्री कैंप, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीकम्युनिकेशन सेंटर को भी निशाना बनाकर हमला किया गया। मकामी इंतजामिया की सख्ती के सबब इन हमलों में जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिल सकी है, क्योंकि इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में मीडिया को दाखिल होने की इजाज़त ही नहीं दी। इंतजामिया नुकसानात की जानकारी देने से भी मना कर रही है। आपको बता दें कि 2 हफ्ते कबल सदा में अगर हम बात करते हैं, इस हवाई हमले में एक ही खानदान के 8 अफराद हलाक हो गए थे। गुज़श्ता 2 हफ्तों से यमन के हालात बेहद तशवीशनाक बने हुए हैं। अल होदीदा में शदीद तसादुम के आसार बन रहे हैं। जैसा कि पहले खबर दी जा चुकी है कि इत्तेहादी फौज की पेशकदमी को रोकने के लिए हौसियों ने शहर की नाकाबंदी कर दी है और ताज़ा सूरत हाल ये है कि कुछ इलाकों में यमनी फौज और हौसियों के दरमियान झड़प शुरू हो चुकी है। खासतौर से हौसी मीडिया के मुताबिक अल होदीदा के नवाही इलाकों में दोनों के दरमियान मुसल्लह तसादुम हुआ है और तसादुम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी जारी की गई हैं। तस्वीरों में ट्रक पर सवार जवानों को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है और तस्वीरें अल गाह जिले के करीबी इलाके की बताई जा रही हैं। यमनी और हौसियों की जंग के सबब अल होदीदा में कम से कम 6 लाख शहरियों की जिंदगी अधर में लटकी हुई है। शहर पर कब्जा हासिल करने के लिए इत्तेहादी फौज ने अल होदीदा के से राब्ते का सारा रास्ता मुनक़ता कर दिया है और सप्लाई लाइन पर इत्तेहादी फौज ने कब्जा कर लिया है। यमन की मौजूदा हालत पर UN और आलमी बिरादरी ने भी तशवीश का इजहार किया है। जंग के सबब अल होदीदा से लोगों के इनखला का अमल भी बदस्तूर जारी है। हजारों अफराद हमलों से बचते बचाते मगरबी साहिली शहर से निकलकर राजधानी सना तक पहुंच चुके हैं। सना पर हौसियों का कब्जा और इन सभी लोगों ने मुख्तलिफ आर्जी कैंपों में पनाह ले रखी है। गुज़श्ता चंद दिनों से हौसी जंगजुओं ने इत्तेहादी फौज से मुकाबला करने के लिए मोर्चा संभाल रखा है। कहा जा रहा है कि ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स बैठा दिए गए हैं। इत्तेहादी फौज ने इस वक्त अपनी सारी ताकत साहिली शहर पर कब्जा करने में लगा रखी है। संगीन हालत का अंदाजा लगाते हुए मकामी लोग महफूज मकाम की जानिब भागने में लगे हुए हैं। मकामी इंतजामिया ने सना में इन मुहाजिरीन के लिए एक स्कूल में कैंप का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन जिस तेजी से इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है उसको देखते हुए स्कूल के भी नाकाफी साबित होने का अंदेशा है। और पनाहगुज़ीनों का कहना है कि एक हफ्ता कबल सिर्फ चंद लोग थे, लेकिन आज ये पूरी तरह भरा हुआ है। वाज़ेह है कि पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब और ओमान ने मुहाजिरीन को अपने मुल्क में पनाह देने से इनकार कर दिया है और इसको देखते हुए सना में मजीद कैंप कायम किए जा रहे हैं। उर्दून ने जातारी में वाक़ कैंप में रह रहे पनाहगुज़ीनों के लिए रोजगार के मौके फराहम करने का फैसला किया। इसके पेश नज़र कैंप में एम्प्लॉयमेंट सेंटर खोला गया है और सेंटर की मदद में पनाहगुज़ीनों को मजदूरी और दूसरे काम करने के मौके फराहम किए जाएंगे। वाज़ेह हो कि जातारी कैंप में बड़ी तादाद में शामी मुहाजिरीन मुकीम है। मगरबी खासतौर से अगर हम बात करते हैं मगरबी ममालिक और अरब ममालिक ने शाम में क़याम अमन और के इस दस्तूर को और दस्तूरसाज कमेटी की तश्कील की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस हवाले से गुज़श्ता जिनेवा में फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, अमेरिका, सऊदी अरब और जॉर्डन के सीनियर एहलकारों के माबैन गौर खोज किया गया। मीटिंग में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी सफ़ीर बराए शाम स्टीफन डी मिस्तूरा भी शामिल थे। मिस्तूरा की तकर्रूरी सिक्योरिटी काउंसिल की पहल पर की गई है। मिस्तूरा को तनाज़े के सियासी हल के लिए शाम की मुख्तलिफ सियासी जमातों के माबैन आइन और इंतखाबी उमूर के हवाले से बाहमी मफाहमत का जिम्मा सौंपा गया है। मीटिंग के दौरान मिस्तूरा ने क़याम अमन के हवाले से की जा रही कोशिशों को जानकारी दी। वाज़ेह है कि मिस्तूरा ने गुज़श्ता हफ्ते इस हवाले से ईरान, रूस और तुर्की के भी सीनियर एहलकारों से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि शाम में नई दस्तूर कमेटी तश्कील की कोशिश गुज़श्ता 2 सालों से चल रही है और इस लिहाज से मौजूदा मीटिंग को बेहद अहमियत दी जा रही है। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से वक्फे के लिए लौट रहे हैं। दुनिया की और भी खबरों के साथ साथ में फीफा आलमी कप की भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। गुज़श्ता इतवार को तुर्की में हुए सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात में सभी जमातों को बराबरी का मौका नहीं दिया गया। अभी तक अपोजिशन पार्टियां ही ये इल्जाम लगा रही थी, लेकिन कुछ दूसरी तंजीमों ने भी इन इल्जामात की हिमायत की है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप नाम के एक इदारे का कहना है कि तशहीदी मुहिम में हुक्मरान जमात और मौजूदा सदर को ज्यादा तरजीह दी गई। OSCE नामी इदारा इंतखाब के दौरान ऑब्जर्वर के तौर पर काम कर रहा था। तंजीम के सदर इग्नेशिया सांचेस ने कहा कि इमरजेंसी के सबब मीडिया को ज्यादा आजादी
आज़ादी नहीं दी गई। तंजीम ने कुर्द अक्सरियत इलाकों से और खासतौर से दूसरे इलाकों में पोलिंग स्टेशन मुंतकिल करने के फैसले पर भी सवाल उठाए। वाज़ेह है कि ये इदारे निजी हैसियत से ऑब्जर्वर का काम कर रहे थे। उनका इल्जाम है कि जर्मन और स्वीडिश पार्लियामेंट के 2 मेंबरान को तुर्की में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। Mr. Sanchez Amor, would you like to? उधर यूरोपीय यूनियन के कुछ वज़राए खारजा ने तैयब एर्दोगान की जीत पर तशवीश जाहिर की है। लग्जमबर्ग के वजीर खारजा जीन एजलबोर्न को इस बात का अंदेशा है कि वाज़ेह अक्सरियत कहीं एर्दोगान को बेलगाम न बना दे। तुर्की सदर को मुतनब्बे करते हुए उन्होंने कहा कि कौमियत और रवायती इस्लाम की राह अख्तियार करना तुर्की के मफाद में नहीं होगा। वहीं हॉलैंड के वजीर खारजा ने तुर्की इंसानी हुकूक के मुबैना इल्जामात पर तशवीश का इजहार किया है। हालांकि EU फॉरेन पॉलिसी के चीफ फेडरिका ने इंतखाबी नताइज पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑफिशियली तौर पर अगर हम बात करें तो नताइज के ऐलान के बाद ही EU की जानिब से बयान जारी किया जाएगा। उधर नाटो जनरल सेक्रेटरी, चीन के वजीर खारजा और दूसरे ममालिक के लीडर ने सदारती और पार्लिमानी इंतखाब में जीत हासिल करने पर एर्दोगान को मुबारकबाद पेश की है। बांग्लादेश में रह रहे पर रोहिंग्या पनाहगुजीनों को मानसून में सेहत के ताल्लुक से परेशानी हो सकती है। आलमी सेहत इदारे WHO ने इस हवाले से वार्निंग जारी करते हुए मानसून से कबल एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की सलाह दी। Grandmothers like Leila Khan and are taking necessary tricks of boiling water before consumption. The risky organizations are working against the clock to provide these families and their children with better support as possible. So we have been working on strengthening facilities, all our health, nutrition centers, child-friendly spaces, so that they are safe for children. This toilet is full. It smells horrible. We're unable to eat or sleep because of bad smell. It's overflowing, so we cannot use it. There are a number of problems. It was a big loss, and now I worry about my other children. Now I get water from far away and keep it covered. थाईलैंड में आम इंतखाबात की तारीख फिर आगे बढ़ा दी गई है और अब ये इलेक्शन आइंदा साल 5 मई को होंगे। वाज़ेह कि पहले इंतखाब 2019 फरवरी में होना था और इसका ऐलान नायब वजीर आजम बिजाने की एनगाम ने किया है। इनकी जानकारी देते हुए डिप्टी PM ने कहा कि सितंबर और दिसंबर के दरमियान सियासी सरगर्मियों पर लगी पाबंदी भी हटा ली जाएगी। नाइजीरिया में किसानों और खानाबदोश चरवाहों के माबैन हुए तसादुम में कम से कम 86 अफराद हलाक हो गए। वाकया वस्ती प्लेटियो में हुआ। तसादुम के बाद इंतजामिया ने इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया था और नायब सदर ने इसकी मजम्मत करते हुए कहा कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुक रहे हैं एक और छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे तो बात करेंगे आलमी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की। और अब बात फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की। शानदार शुरुआत करने वाले मेजबान रूस को ग्रुप ए के आखिरी लीग मैच में पहली दफा शिकस्त का सामना करना पड़ा और आखिरी लीग मैच में उरुग्वे ने रूस को 3-0 से शिकस्त दी। वहीं स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सालेह मिस्र को सऊदी अरब के खिलाफ भी जीत दिलाने में नाकाम रहे। ग्रुप बी से पुर्तगाल और स्पेन खुशकिस्मत रहे कि उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा। समारा एरिना में मौजूद हजारों रूसी शायकीन को सुआरेज ने 10वें मिनट में ही खामोश कर दिया। टूर्नामेंट में कल पहली दफा मेजबान रूस का मजबूत हरीफ से सामना हुआ और इसी में ही वो मात खा गया। सुआरेज और केवानी की जोड़ी ने पूरे मैच में रूसी डिफेंस लाइन को मसरूफ रखा। दबाव का ही नतीजा था कि डेनिस श्रेशेफ ने अपनी ही टीम पर गोल कर दिया। 2 मैचों में एक भी गोल नहीं खाने वाले इगोर आकिफनोव आधे घंटे के ही खेल में 2 गोल खा चुके थे। 36वें मिनट तक मैदान पर रूस के सिर्फ 10 खिलाड़ी रह गए। मैच के आखिरी मिनट में केवानी ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए उरुग्वे को 3-0 से जीत दिला दी। ग्रुप राउंड में उरुग्वे की मुसलसल ये तीसरी जीत है। 9 पॉइंट के साथ ग्रुप में टॉप पर रहने वाले उरुग्वे को प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल से भिड़ना होगा, जिसे ग्रुप बी के आखिरी लीग मैच में ईरान के खिलाफ जबरदस्त जद्दोजहद करनी पड़ी। ईरान के चांसेस खत्म नहीं हुए थे। यही वजह है कि पुर्तगाल को 45 मिनट तक गोल के लिए इंतजार करना पड़ा। रिकार्डो ने बेहतरीन गोल के जरिए पुर्तगाल को सबकत दिलाई। दूसरा हाफ दिलचस्प और मुतनाज़ा साबित हुआ। पहला तनाज़ा सईद इज़ातोलोही के फाउल पर हुआ। VAR के फैसले के बाद पुर्तगाल को पेनाल्टी दी गई, लेकिन गोलकीपर ने रोनाल्डो की शॉट को रोककर मैच की दिलचस्पी और ईरानी उम्मीद दोनों को बचाए रखा।
रोनाल्डो की वजह से ही बाद में भी तनाजा हुआ, लेकिन वो खुशकिस्मत रहे कि मुर्तजा के खिलाफ फाउल पर उन्हें येलो कार्ड ही दिखाया गया। सबसे ज्यादा तनाजा ईरान को पेनाल्टी दिए जाने पर हुआ। एक दफा फिर रेफरी को अपना साबिका फैसला बदलते हुए पेनाल्टी किक देना पड़ा, लेकिन इस दफा फायदा ईरान को मिला। स्टॉपेज टाइम में अंजरी फर्द ने गोल कर मैच को बराबरी पर खत्म करवाया। ग्रुप बी में स्पेन और मोरक्को का मुकाबला भी दिलचस्प और मुतनाज़ा साबित हुआ। 14वें मिनट में रामोस और इनिएस्ता की गलती का फायदा उठाते हुए खालिद ने गोल कर स्पेन को बैकफुट पर ला दिया, लेकिन 5 मिनट बाद ही इनिएस्ता ने इस गलती का अजाला कर दिया। इनिएस्ता के पास पर कोस्टा ने स्पेन को बराबरी दिला दी। ग्रुप के पहले दोनों मुकाबलों की तरह इस मैच में भी मराकश की टीम ने सबको मुतासिर किया। इक्यासीवें मिनट में नासरी ने खूबसूरत हेडर के जरिए मराकश को फिर लीड दिला दी, लेकिन आखिरी मिनट तक वो इसे बरकरार नहीं रख पाए। ड्रॉ के बावजूद स्पेन की टीम ग्रुप में पहला मुकाम हासिल करने में कामयाब रही। प्री क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला अब मेजबान रूस से होगा। ग्रुप ए में मिस्र और सऊदी अरब का मैच नतीजे के लिहाज से कोई अहमियत नहीं रखता था। दोनों ही टीमें पहले ही सेकंड राउंड की दौड़ से बाहर हो चुकी थीं। दोनों टीमें रही सही इज्जत बचाने के लिए मैदान में उतरी थीं। स्टार खिलाड़ी मोहम्मद साले ने पहली दफा अपना क्लास दिखाया। इसी दरमियान गोलकीपर ने पेनाल्टी किक रोककर मिस्र का हौसला बढ़ाया। लेकिन सारी कोशिशें बेकार चली गईं। आलमी कप के सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाने वाले असीम अल हैदरी दूसरा पेनाल्टी किक नहीं रोक पाए। स्टॉपेज टाइम के आखिरी लम्हे में सालेम अल जवारी की शॉट पर वो फिर मात खा गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और बुध के रोज भी आलमी कप में 4 मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप एफ के दोनों मुकाबले हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे और दोनों ही मुकाबले काफी अहम हैं। नॉकआउट राउंड में जाने के लिए स्वीडन और जर्मनी के बीच मुकाबला है। स्वीडन का मुकाबला जहां मैक्सिको से होगा, वहीं जर्मनी के सामने जनूबी कोरिया की टीम होगी। ग्रुप ई में सबसे दिलचस्प मुकाबला सर्बिया और ब्राजील के बीच होने की उम्मीद है। दूसरे राउंड में पहुंचने के लिए ब्राजील को यह मैच ड्रॉ कराना ही काफी होगा। दूसरे मुकाबले में स्विट्जरलैंड और कोस्टा रिका की टीमें आमने सामने होंगी। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। वर्ल्ड न्यूज में भी इतना ही। आप देखते रहिए जी सलाम।